Hello guys, welcome back to Study with Durga. I hope you all are doing good and are fine at your places. तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो आज से सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज़, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स की जो ब्रिटिश इंडिया ने हमारे ऊपर इम्पोज़ करे थे। और इस आने वाली सीरीज़ में मैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगी और कवर करूँगी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, TPSPs, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या क्या चीज़ें निकल कर आईं, क्या क्या एक्ट्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करा या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से डेवलप करा। एडमिनिस्ट्रेशन में कह लीजिए जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, कैसे कैसे काउंसिल्स बने, कि कैसे कैसे मेंबर्स को ऐड करा गया, कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सा काम करा, कौन कौन से एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। सो एवरीथिंग will be covered in this video and the upcoming part. आज की वीडियो में I will be covering some acts and आने वाली वीडियो में will be covering the rest. So stay tuned. तो आज जब हम एक्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक तो कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। कंपनी रूल का जो पीरियड था वो 1773 से लेके 1858 तक माना गया, क्योंकि 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुई थी या रिवोल्ट ऑफ 1857 कह लीजिए, 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद से कंपनी पूरी तरह अबॉलिश हो गई थी और पूरी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल था इंडिया के ऊपर। तो इसलिए उसके बाद के टाइम को क्राउन रूल कहते हैं और वो 1858 से 1947 होता है। तो आज का जो हम पहला एक्ट अपना कवर करने वाले हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट में अगर बात करते हैं तो पहले प्रोविंसेस में गवर्नर होते थे, तो इस एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स इनको असिस्ट करने वाले थे, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थीं उनको सबॉर्डिनेट बना दिया था, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे बना दिया था। बॉम्बे एंड मद्रास इक्वल पेस पे नहीं थी बंगाल के साथ, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस भी देखे गए। मतलब इस एक्ट के साथ ब्रिटिश ने अपनी मोनोपोली बंगाल के थ्रू बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब जो नेक्स्ट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसमें कंपनी के जो फंक्शंस थे वो अलग अलग कर दिए थे। कमर्शियल फंक्शन अलग कर दिया था और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिया था। कमर्शियल फंक्शंस को हेड कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल फंक्शन को हेड कर रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था इस एक्ट के अंदर, तो इसमें उसके कुछ फंक्शन के बारे में भी जिक्र हुआ, जैसे इट विल सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। और इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया जैसी टर्म का यूज़ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी टेरिटरी, उसके लिए यूज़ करी। द नेक्स्ट एक्ट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था, उन्होंने इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया था और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। दिस पिक्चर इज़ ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी थी पूरे ब्रिटिश इंडिया पर। इसके साथ साथ जो इससे पहले वाले एक्ट्स थे उनके अंदर जो भी लॉज बने थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जा रहा था, और अब इसके बाद से और इस एक्ट के अंदर जो भी लॉज बने थे उनको एक्ट्स का नाम दिया गया था। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी, क्योंकि जो उसके कमर्शियल फंक्शंस थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे और इस एक्ट के बाद तो एब्सोल्युटली ख़त्म ही हो गए थे। इस एक्ट के अंदर एक बहुत माइनर सा अटेम्प्ट करा था ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स को इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्रोविज़न को नेगेट करा, इस प्रोविज़न को अपोज करा, इसलिए ये प्रोविज़न पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया।
अब इसके बाद का जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को दोनों को सेपरेट कर दिया था। लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक काउंसिल बनाया गया था जिसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 6 न्यू मेंबर्स को ऐड करा गया था जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स का पोस्ट पे रखा गया था। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बिल्कुल मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। मिनी पार्लियामेंट इन द लाइन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश में काम कर रहा था वैसी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी इंडिया में। इसी के साथ साथ ओपन कंपटीशन सिस्टम की जो बात हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, उस पर यहाँ इस एक्ट में आके पूरी तरह बात हुई। और इस एक्ट के अंदर मैकले कमेटी नाम की एक कमेटी भी बनाई गई विच वॉज द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, जो कि 1854 में इस्टेब्लिश करी गई। इसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को मिला। जो 6 प्रोविंसेस थी इंडिया में, उसमें से जो 4 प्रोविंसेस थी उनके लोकल मेंबर्स को अपॉइंट करा गया था ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा। So Charter Act of 1833 and Charter Act of 1853 are much more important than the earlier 2 acts that I had made you understood. So I hope that you understood these 4 acts in a very well mannered. And for the upcoming acts associated with Crown Rule 1858 से 1947 मतलब इंडिपेंडेंस तक, उसके लिए मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूँगी। तो स्टे ट्यून। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया एंड यू अंडरस्टूड। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू स्टडी विद दुर्गा। माई Instagram handle is also mentioned in the description box, so if you want to follow me you can follow me there for more such updates. So for today, thanks for watching. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I hope you learned something. Till then, stay safe, stay healthy and bye bye.